ये मेरा लेक्चर 3 है, बोरोइंग कॉस्ट, लेक्चर 3। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बाकी था वो हम देखते हैं कि यदि हम फॉरेन में लोन लेते हैं तो क्या होता है। सुनना ध्यान से। सपोज से 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, मैं फॉरेन में लोन लेने जाता हूं क्योंकि वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। जैसे कि इंडिया में बिजनेस लोन 10 to 12% में मिलती है, फॉरेन में 4 to 6% में मिल सकती है। तो क्योंकि फॉरेन में लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से होता है, आई गो एंड टेक द लोन। बट बाय ट्राइंग टू टेक द लोन इन फॉरेन कंट्री मेरा दूसरा समस्या पैदा होता है। जैसे मैं आज $10,000 लोन लाया हूं, एट द एंड ऑफ द ईयर $10,000 रीपे करना है। बट व्हेन आई टूक द लोन, दैट टाइम द रेट वाज 70 रुपीज। रीपेमेंट करने के टाइम पर रेट 80 रुपीज हो गया। तो पता है रीपेमेंट करने के टाइम पर 10 रुपीज का नुकसान हो गया मेरा, इंटू $10,000, तो मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया। आई हैड टू पे एक्स्ट्रा मनी। द क्वेश्चन है, ये 1 लाख का क्या करे? आंसर, पार्ट ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज लॉस है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा, एंड पार्ट ऑफ एक्सचेंज लॉस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में लॉस ड्यू टू फॉरेक्स चेंज रेट माना जाएगा। और ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं आपको सम के साथ बताने वाला हूं कि फॉरेन बोरोइंग करने से इंटरेस्ट रेट की बचत करने के चक्कर में और क्या हमारी समस्या नया पैदा होता है। ठीक है, तो ये बात हम लिखते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में 14 लाइन की जगह छोड़ी थी, अब चेक करिए इधर। हाँ, तो वहां आपको लिखना है, स्टार्ट करो राइटिंग में। एक्सचेंज लॉस to be treated as borrowing cost. Exchange loss to be treated as borrowing cost. It is lower of the following: actual exchange loss on foreign borrowings or savings in foreign borrowing costs ये कैसे मिलेगी? सेविंग इन बोरोइंग कॉस्ट ये मिलेगी कॉस्ट्स ऑन डोमेस्टिक बोरोइंग लेस actual borrowing costs on foreign borrowings। ये वाला फिगर है, ठीक है। 11th पॉइंट था मेरे लिए। 12th करते हैं, फिर आगे जाते हैं हम लोग, फिर हम सम पर चलेंगे। आपको ये सम के साथ समझाता हूं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, फर्स्ट
policy of treatment of borrowing costs should be disclosed. Second, borrowing costs incurred written off, capitalized, should be disclosed. नोट्स खत्म हो गया, अब हम सम करेंगे। अब हम सम पर चलेंगे। लिख दिया है तो मुझे बताइए, हम लोग सम पर चलेंगे। ठीक है, शुरू करें। लिख दिया तो जल्दी मुझे बोलो, हम लोग सम पर चलते हैं। क्या मैं सम शुरू कर दूं? सर सेकंड लाइन क्या लिखिए, इट इज डैश ऑफ द फॉलोइंग। इट इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। शुरू करें? ठीक है, पहला ये समझ में हमारा टॉपिक क्या है सुनना। मैं वापस बताता हूं। मैं फॉरेन में जाके लोन लेता हूं $10,000, लोन लिया 70 रुपीज है, एंड ऑफ द ईयर मुझे रीपे करना है। $10,000 रीपे करेगा, लेकिन तब रेट 80 हो गया। लोन मुझे 7 लाख रुपीज मिला था, रीपे मुझे 8 लाख हो गया है, तो 1 लाख रुपीज लॉस हो गया है, एक्सचेंज लॉस हो गया है। वो 1 लाख में से कुछ अमाउंट बोरोइंग कॉस्ट बनने वाला है, जिसके ऊपर AS 16 अप्लाई करेंगे। कितना अमाउंट वो हमें सीखना है, वो हमारा टॉपिक है। सम के साथ बात करते हैं। चलिए सम देखिए मेरे साथ। Sand Builders has borrowed a sum of $10 lakh at the beginning of financial year 14-15 for its residential project at LIBOR plus 3%. ध्यान से सुनना, बताइए हमने लोन कितने का लिया है? हम कौन है? सैंड बिल्डर। लोन $10 लाख कब लिया है? बिगिनिंग ऑफ 14-15, मतलब 1/4/15 को, 1/4/14 को। क्या रेट से लिया है? लाइबोर। लाइबोर का मीनिंग नहीं मालूम है तो अभी जरूरत नहीं है, प्लस 3%। इंटरेस्ट कब देंगे? इंटरेस्ट इज पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अवेलमेंट, मतलब लोन लेने के टाइम पर एक्सचेंज रेट इज 56 पर डॉलर एंड ऑन March 15 62 पर डॉलर। आई होप इतनी बात समझ में आया। हम लोग का नाम है सैंड बिल्डर। वी हैव टेकन लोन ऑफ $10 लाख, डॉलर में लिया है। कभी? बिगिनिंग ऑफ 14-15, मतलब 1/4/14 को। क्या रेट से मिला है? लाइबोर प्लस 3%। इंटरेस्ट कब देंगे? पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर। जब हमने लोन लिया एट द टाइम ऑफ अवेलमेंट, एक्सचेंज रेट क्या है? 56 पर डॉलर एंड एंड में March 15 में 62 पर डॉलर। Now if Sand Builder borrowed the loan in Indian rupee equivalent, मैंने equivalent लोन इंडिया में लिया होता था ना, प्राइसिंग ऑफ द लोन वुड हैव बीन 10.5%। सो मेरा डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% है। कंप्यूट द बोरोइंग कॉस्ट एंड द एक्सचेंज डिफरेंस।
फॉर द ईयर एंडेड March 15। March 15 में मुझे मेरी बोरोइंग कॉस्ट क्या है और एक्सचेंज डिफरेंस क्या है। अप्लीकेबल लाइबर इज 1%। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी फॉरेन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? लाइबर प्लस 3 मतलब वेरी सिंपल, फॉरेन में मेरे को इंटरेस्ट रेट 4% पर लोन मिला है। नॉलेज के लिए, लाइबर नहीं मालूम है तो भी हो गया ना मेरा काम। तो नॉलेज के लिए, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को लाइबोर बोलते हैं। इंटरबैंक मतलब एक बैंक को दूसरी बैंक में, एक बैंक को, one bank has to get loan from other bank in London, then whatever is the interest rate, that's a LIBOR. So LIBOR is the interest rate charged to the bank by other bank. And सपोज कोई बैंक है लंदन में लोन लेती है तो लाइबोर में मिलेगी, फिर अपने कस्टमर क्लाइंट को 1-2% ऐड करके लोन देगी। ठीक है, एनीवे ये नॉलेज के लिए, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं ये जो भी डेटा है उसको मैं एक लाइन में बता रहा हूं, इकट्ठा करते हैं। लेट्स ये डेटा एक्यूमुलेट करते हैं। आप भी मेरे साथ स्टार्ट करो। ये हमारी टाइमलाइन है, ये जो भी डेटा है मैं उसी की बात कर रहा हूं। whatever data are there, let's just calculate. ओके, सो मेरा ईयर एंडिंग है 1/4/14 to March 15। ठीक है, what is my loan amount? $10,000, अरे $10 लाख। उस टाइम पर रेट क्या है? $1.56। सो व्हाट इज लोन अमाउंट इन रुपीस? जब आप $10 लाख लंदन से लेके आएंगे मुंबई में, इंडिया में बैंक में रखेंगे तो हमारी इंडियन बैंक 56 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, देखो कितना होता है, 5 crore 60 lakh। लोन अमाउंट इन इंडियन करेंसी इज 5 crore 60 lakh। फॉरेन इंटरेस्ट रेट क्या है? वहां जाके क्यों ले आए? सस्ते में था ना, 4%। ठीक है, इंडिया में लोन लेते थे तो कितने की लोन लेते थे? 5 crore 60 lakh। और इंडिया में मुझे लोन कितने में पड़ती थी? 10.5%। मुझे जब रीपेमेंट करना है एंड में, तब $1 इक्वल टू क्या रेट चलता है? 62। अब क्वेश्चन है, आप ओरली बता सकते हैं हमारा लॉस रीपेमेंट कितना हो करना पड़ेगा? तो लोन अमाउंट तो $10 लाख है ना, पता है रीपेमेंट करने के लिए कितना करना होगा? 6 crore 20 lakh। तो आप ओरली बता सकते हैं 5 crore 60 lakh बैंक में आया, रीपेमेंट 6 crore 20 लगेगा। क्या आप मेरे को ओरली बता सकते हैं मेरा एक्सचेंज लॉस कितना होने वाला है? क्या आप मेरे को बता सकते हैं एक्सचेंज लॉस कितना हो गया? मैंने लोन लिया $10 लाख, बैंक में रखा, बैंक ने फर्स्ट डे में 56 के हिसाब से 5 crore 60 lakh हमारे अकाउंट में दिया। रीपेमेंट करने के टाइम पर मुझे $10 लाख का रीपेमेंट करना होगा, रेट ऑफ $62 चल रहा है। तो आप बता सकते हैं मेरा एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज लॉस कितना हो गया मेरा? अब क्वेश्चन यही है कि 60 लाख का जो लॉस हो गया उसमें से वन पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट माना जाएगा, और दूसरा पार्ट को बैड लक लॉस ही माना जाएगा। एंड वही हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है 60 लाख में से कितने को बोरोइंग कॉस्ट मानूं एंड 60 लाख में से कितने को बैड लक लॉस मानूं। कैसे करते हैं? अभी अभी मैंने थियरी लिखाया है, देखो। एक्सचेंज लॉस टू बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट, जो 60 लाख है उसमें से बोरोइंग कॉस्ट कितना पकड़ू? आंसर एक्चुअल एक्सचेंज लॉस, वो तो 60 लाख है। और सेविंग इन बोरोइंग कॉस्ट, वो कैसे मिलेगा? अरे भाई डोमेस्टिक बोरोइंग कॉस्ट कितनी होती थी, एक्चुअल में फॉरेन इंटरेस्ट कॉस्ट कितना लगा है, बचत कितनी हो गई है, बचत, सेविंग। सो एक्चुअल 60 लाख और सेविंग, whichever is lower, that you have to take it as a borrowing cost out of 60 lakh। मैं लिखता हूं, let's calculate some figure।
अब मेरे साथ में आइए, लेट्स कैलकुलेट सम फिगर। क्या आप यहां है मेरे साथ? लेट अस कैलकुलेट सम फिगर। नंबर 1, आपको एक्चुअल एक्सचेंज लॉस कैलकुलेट करना होगा। एक्चुअल exchange loss on foreign borrowing, that is your 60 lakh. वो आपने ऊपर भी कैलकुलेट किया है, या तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। यू नो, एंड में मेरा 62 रुपीज डॉलर का रेट है, स्टार्टिंग में 56 है, पर डॉलर 6 रुपीज का नुकसान हो गया है। मुझे 10 लाख डॉलर का रीपेमेंट करना है, तो मेरा अल्टीमेटली एक्चुअल लॉस 60 लाख है। मेरा एक्चुअल लॉस 60 लाख है। दूसरा, मुझे सेविंग कितना हुआ? क्या बोला? सेविंग्स कितना हो गया बाय गोइंग अब्रॉड? लॉस भूल जाओ, इंटरेस्ट में कितनी बचत हो गई, तो कैलकुलेट करते हैं कि मेरी डोमेस्टिक इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी लगती थी। डोमेस्टिक इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी लगती थी? तो आंसर, डोमेस्टिक लोन कितनी होती थी पहला ये तो बताओ। अब 10 लाख डॉलर को इंडिया में लोन लेते थे तो व्हाट वुड हैव बीन माय लोन अमाउंट? 5 करोड़ 60 लाख, क्योंकि 10 लाख डॉलर बैंक में रखा तो 5 करोड़ 60 लाख मिला। एंड डोमेस्टिक इंटरेस्ट कॉस्ट बताओ, 10.5% और 5 करोड़ 60 लाख। तो मेरी ये लोन मैं इंडिया में लेता था तो मुझे बताइए कितना इंटरेस्ट लगता था? बताइए, ये लोन हम लोग इंडिया में लेते थे तो मुझे कितना इंटरेस्ट लगता था? 58,80,000। मगर क्योंकि ये लोन मैंने लंदन जाके लिया है, डेफिनेटली मेरी इंटरेस्ट में बचत हुई है। तो क्या आप बता सकते हैं मेरी फॉरेन इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हुआ है? मेरी फॉरेन इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हुआ है? एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन फॉरेन बोरोइंग कितना हुआ है? पता है, फॉरेनर को तो मुझे डॉलर में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉरेनर को तो मुझे डॉलर में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मुझे $40,000 इंटरेस्ट लगा है। और रेट क्या है? मुझे पेमेंट कब करना है? एंड ऑफ द ईयर करना है। तब रेट तो 62 रुपीज का चलता है, तो मुझे $40,000 एट द एंड ऑफ द ईयर करना है। इंटरेस्ट पेएबल एट एंड, इंटरेस्ट पेएबल एट एंड। तो मुझे कितना लगा इंटरेस्ट बताइए, आप में से क्या कोई बता सकता है? मैंने क्योंकि फॉरेन में लोन लिया है, श्योरली मेरी इंटरेस्ट की बचत हुई है। मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट 4% ऑफ डॉलर 10 lakhs इज $40,000। एट द एंड ऑफ द ईयर 62 रुपीज के हिसाब से जाएगा। तो क्या बचत मुझे बता सकते हैं? सेविंग्स इन इंटरेस्ट कॉस्ट ड्यू टू फॉरेन बोरोइंग कितना हुआ? सेविंग्स इन इंटरेस्ट कॉस्ट ड्यू टू फॉरेन बोरोइंग कितना हुआ? तो आंसर वेरी सिंपल। इंडिया में लोन लेता हूं तो 58,80,000 की कॉस्ट लगती है इंटरेस्ट की, फॉरेन में 2480 लगी, तो मेरी सेविंग कितनी हो गई? 34 lakhs। अब फाइनल आंसर, अब क्या है फाइनल आंसर? क्या है कि 60 लाख में से, सो एक्सचेंज लॉस टू बी treated as borrowing costs is a
एक्चुअल एक्सचेंज लॉस $60 lakh, or B, savings in foreign borrowing cost 34 lakh, whichever is less. So 34 lakh is less, hence rupees 34 lakh out of rupees 60 lakh is treated as borrowing cost, and remaining, okay, treated as borrowing cost and apply as 16, and remaining कितना हो गया? 60 minus 34, remaining rupees 26 lakh is exchange loss on which apply S11 फॉरेन एक्सचेंज लॉस के बारे में बोलता है। हो गया, ये सम खत्म हो गया। सो हमारी कहानी यही थी, हम लोगों को यही पता करना था कि भाई 60 लाख जो लॉस हुआ है उसमें से बोरोइंग कॉस्ट कितना माना जाएगा। क्या आप मुझे बता सकता है मेरी टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी हो गई? कॉमन सेंस चलाना, मेरी टोटल बोरोइंग कॉस्ट हुई कितनी? मैं बोलूं, एक तो एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट वो 24 लाख 80 था, दूसरा एक्सचेंज लॉस which is treated as borrowing cost, वो मेरा 34 लाख है। सो मेरी टोटल बोरोइंग कॉस्ट 5880, इसके पर अप्लाई है 16, मतलब व्हाट इज है 16? अरे भाई वो क्वालिफाइंग असेट पर है, ऑन एक्विजिशन प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट, तो उसे कैपिटलाइज कर देना वरना चार्ज टू रेवेन्यू। रिमार्क, टोटल एक्सचेंज लॉस कितना हुआ? 60 लाख, इसमें से ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट कितना है? 34 लाख, वो है 16 में जाएगा, एंड बैलेंस कितना बचेगा? 26 लाख। ये लॉस को क्या होगा? S11 लगेगा, इसको S16 लगेगा। ये सम खत्म हो गया। एक बार वापस देखें, सुनिए वापस बताता हूं, फिर आई गो बैक एंड गिव यू टाइम टू राइट। सुनो, पहला क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझो, ध्यान से समझना। मैंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर $10 लाख का लोन लिया है, 56 का रेट है, विच मीन्स 5.60 लाख लिया। फॉरेन जाके क्यों लिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, इंडिया में 10.5 है। रीपेमेंट एंड ऑफ द ईयर $10 लाख करेगा, लेकिन तब 62 हो जाता है, 6.20 लाख का रीपेमेंट करना होगा, तो मुझे 60 लाख का लॉस हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये लॉस में से 1 पार्ट बोरोइंग कॉस्ट बनेगा, 1 पार्ट बोरोइंग कॉस्ट बनेगा। कितना? तो देखते हैं वो कितना। तो सबसे पहला एक्सचेंज लॉस कितना हो गया? 60 लाख, ठीक है। यही लोन मैं इंडिया में लेता था तो क्या था? 10.5% ऑफ द इंडियन लोन अमाउंट 5880 होता था, मगर एक्चुअल में कितना हुआ? 4% हुआ। फॉरेन में इंटरेस्ट डॉलर में होता है,
एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट है तो 2480। क्या कुछ बचत हो गई? हाँ हो गई ना, 5880 इंडिया में भरता था, 2480 फॉरेन में देना पड़ा। कितने की बचत हो गई? 34। अब फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। एक्सचेंज लॉस टू बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट इज either actual exchange loss या तो सेविंग, whichever is less, उसे बोरोइंग कॉस्ट मानते हैं। हेंस 34 लाख आउट ऑफ 60 लाख इज अ बोरोइंग कॉस्ट। उसके पर AS16 की ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे एंड रिमेनिंग 26 लाख एक्सचेंज लॉस पर AS11 होगा। सो मेरी टोटल बोरोइंग कॉस्ट जो एक्चुअल है वो प्लस एक्सचेंज लॉस में से बोरोइंग कॉस्ट बना है। अल्टीमेटली मेरी टोटल बोरोइंग कॉस्ट 5880 है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से या तो P&L में जाता है या तो क्वालिफाइंग असेट पर कैपिटलाइज होता है। सो 60 में से 34 लाख AS16 में जाएगा, बाकी का जो 26 है वो AS11 में जाएगा। कितने लोग को समझ में आया है वो एस टाइप करो। कितने लोग को समझ में आया है एस टाइप करो। जो लोग को समझ में आया एस टाइप करो। ये जो भी मैंने समझाया है समझ में आया एस टाइप करो। एक को भी नहीं समझ में आया, वेरी गुड, अगले साल वापस फीस भर के आ जाना। हाँ, एक स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो अपने गांव में अच्छी इंटेलिजेंट अच्छी कॉलेज है, वहां एडमिशन ले लेना। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अब समझ में आया। 26 स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुवानी वॉज द फास्टेस्ट, सुवानी देवपुरा, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। सीधी रीत से बोलते हैं तो आप जवाब नहीं देते, धमकी देते हैं तो जवाब देते। वेरी गुड। एनीवे, कैन यू रीड इट, कैन यू सी इट? इनफैक्ट इसके साथ हमारा ये स्टैंडर्ड ही खत्म हो गया है, AS16 खत्म हो गया है। अच्छा, लिखने के पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, सोच के आंसर देना। फॉर एनी रीजन, फॉर एनी रीजन मेरा एक्चुअल एक्सचेंज लॉस 10 लाख ही होता था तो क्या आंसर आता था? मेरा एक्चुअल एक्सचेंज लॉस ओनली 10 लाख होता था तो क्या आता था आंसर? तो सुनना, एक्चुअल एक्सचेंज लॉस 10 लाख और सेविंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट 34 लाख, विच इज लेस? एक्चुअल एक्सचेंज लॉस 10 लाख और सेविंग 34 लाख, विच इज लेस? आंसर 10 लाख। ये 10 लाख को बोरोइंग कॉस्ट मानते थे क्योंकि लॉस ही उतना हुआ है। तो मेरी टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी होती थी? 2480 तो एक्चुअल है, और जो 10 लाख लॉस को भी बोरोइंग कॉस्ट मानना है तो 3480 होती थी बस। और AS11 में कुछ नहीं आता था क्योंकि जब एक्सचेंज लॉस ही 10 लाख है तो पूरा का पूरा AS16 में ही चला गया। क्लियर? आई रिपीट, एज्यूमिंग इंस्टेड ऑफ 60 लाख मेरा एक्सचेंज लॉस ही 10 लाख है, ज्यादा नहीं है, तो आइदर एक्सचेंज लॉस और सेविंग इन बोरोइंग कॉस्ट, विच इज लेस, उसको बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे। तो मेरी टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी होती थी? एक्चुअल 2480, लॉस 10, टोटल 3480 होती थी। ओवर। सपोज गेन होता है तो गेन फॉरेक्स रेट अपनी फेवर में चेंज हो गया, गेन होता है तो अबे कॉमन सेंस चलाओ ना, गेन होता है तो बोरोइंग कॉस्ट में कोई इंक्रीज नहीं होगा, तो जो एक्चुअल 2480 है वही बोरोइंग कॉस्ट होगा। गेन को AS11 अप्लाई होता है, इनफैक्ट गेन और लेस दोनों को AS11 अप्लाई होता है। सो गेन होता है तो AS11 में जाएगा। AS11 क्या है मैं बताता हूं अभी। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेक्स रेट, अभी अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड है। AS11 का नाम क्या है? AS11 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफेक्ट्स ऑफ changes in forex rate। AS11 में उसकी ट्रीटमेंट है, मुझे हम पढ़ने वाले हैं अभी अभी 2 मिनट के बाद। क्या आप लोग ने ये कॉपी कर दिया है? वीडियो देखने वाले हैप्पी एंडिंग, पहले आपने ये लिखा होगा फिर ये लिखा है सब, ओके। सो हैप्पी एंडिंग।